हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और फाइनली हम क्लास 12th का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्लास 12th की पहली क्लास रहेगी। हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस ये टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 11th चैप्टर 2 में। ठीक है, तो उसी से कुछ आगे की जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे क्लास 12th में। तो क्लास 11th में हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं? हमने रिलेशन पढ़ा है, फंक्शन पढ़ा है और उसी से रिलेटेड कई सारी और चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, तो ज़रूरी ये है कि अगर क्लास 11th में आपने रिलेशन एंड फंक्शन में जो पढ़ा है वो आपको क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर होगा तभी जाके आगे आप यहाँ पर रिलेशंस एंड फंक्शंस को समझ पाएंगे। तो जल्दी से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस ये जो चैप्टर था हमारा क्लास 11th में, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप पढ़ चुके हैं तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी बता दूंगी रफली। अगर आपको बहुत अच्छे से और अच्छे से समझना है या फिर आपने क्लास 11th में ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा था तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से चैप्टर 2 क्लास 11th आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो सिर्फ हम क्या करेंगे, दो सेट ले लेते हैं। एक हम सेट ले लेते हैं ए और दूसरा सेट ले लेते हैं बी। ए के जो एलिमेंट है वो हम ले लेते हैं 1 2 3 और सेट बी जो है इसके एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3, ये हो जाएगा 4 5 एंड 6। ठीक है, और अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है ए और बी का, तो सिंपल है, हम कैसे फाइंड करेंगे, इस तरीके से शो करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, इसलिए ए बीच में हमने क्रॉस लगाया और बी। अब ये कैसे फाइंड करते हैं? तो 11th क्लास में मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया था कि इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं कि ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। ए के एलिमेंट आप लिख लो इसमें और बी के एलिमेंट आप लिख लीजिए इसमें। ठीक है, तो ये आपको लिखना नहीं है, ये शो नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए यह है कि सबसे पहले जो पहला एलिमेंट है हमारा ए का, इसके साथ सभी के पेयर बना दो आप, क्योंकि दो ही सेट हैं। तो 1 का 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ। तो ये हो जाएगा 1 4 1 5 1 6। क्लियर? ठीक है, इसके बाद सेम टू सेम यही चीज हम 2 के साथ करेंगे। 2 का पेयर बनाएंगे 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। सो 2 4 2 5 2 6। ठीक, सेम 3 के साथ करेंगे हम। सो ये हो जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं 3 4 3 5 3 6। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का। क्लियर? अब कई बार कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको एक ही सेट का फाइंड करना होता है। एक ही सेट का मतलब, जैसे मान लीजिए हमको सिर्फ एक ही सेट गिवन है। ठीक है, हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3। तो इसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है तो ये हो जाएगा ए क्रॉस ए। सिंपल है। ठीक, क्लियर? सो ए क्रॉस ए कैसे फाइंड करेंगे? यहां पर भी 1 2 3 और यहां पर भी 1 2 3 आ जाएगा, क्योंकि हम ए और ए का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। सो सबसे पहले 1 के साथ सभी के पेयर बनेंगे 1 1 1 2 1 3। सो 1 1 1 2 1 3। सेम 2 के साथ 2 1 2 2 2 3। सेम 3 के लिए 3 1 3 2 3 3। बस ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब समझ में आएगा तभी जाके रिलेशन समझ में आएगा, रिलेशन समझ में आएगा तभी जाके फंक्शन समझ में आएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, क्लियर? तो पहले ही पढ़ चुके हैं इसलिए मैं ज्यादा और नहीं समझाऊंगी इसको। ठीक है, अब हम समझते हैं कि रिलेशन क्या है। ठीक है, फिर हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक, क्योंकि ये जो आपकी क्लास 12th है इसमें हम टाइप्स ऑफ रिलेशन ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या है। ठीक है, सो अब अगर हम रिलेशन की बात करते हैं आगे, तो जो रिलेशन है, ठीक है, जो रिलेशन है वो डिफाइन होता है, जैसे ए टू ए भी हो सकता है, ठीक है, ए टू बी भी हो सकता है। दूसरी चीज, जैसे कि यहां पर आप देखें ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके जो भी एलिमेंट हैं ये हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये हुआ कि पहला जो एलिमेंट रहेगा आपका वो आपके पहले सेट से रहेगा, दूसरा वाला जो एलिमेंट रहेगा आपका ये दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है। ठीक है, तो अब जैसे रिलेशन की बात करें तो जो रिलेशन होता है
रिलेशन को कैपिटल आर से हम शो करते हैं, ये होता है सबसेट ऑफ आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन जिससे रिलेटेड होगा उसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। जैसे ए क्रॉस बी की हम बात कर लेते हैं, पहले वाले की अगर हम बात करें, अगर हमारा रिलेशन ए टू बी डिफाइन है तब उस कंडीशन में रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और अगर हमारा रिलेशन ए टू ए डिफाइन है तो हमारा रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये सिंपल सी चीज है, ठीक है। अगर इसके रिलेशन की बात हो रही है, इसके एलिमेंट के रिलेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपका डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि जो भी सेट दिया रहेगा उसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड रहेगा आपका रिलेशन। तो सिंपल सी चीज है कि जो रिलेशन होता है वो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट। तो इसके लिए भी एक जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी अब मैं इसको हटा रही हूं। सो यहाँ पर हमारे दो सेट हैं, सेट ए 1 2 3 और सेट बी है 4 5 6, ठीक है। तो ये हम अभी सिर्फ मैंने समझाने के लिए ये सेट लिए हैं, क्वेश्चन में जो सेट दिया रहेगा आपको उसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये हमारे दो सेट हैं और हमारा जो रिलेशन है वो ए टू बी डिफाइन है, ठीक है। लेकिन अब रिलेशन है क्या, तो यहाँ पर सबसे पहले हम x, y लिखा, ठीक है। तो देखिए रिलेशन को आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रास्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो जो आपकी चॉइस है आप उसमें लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपने पढ़ी थी चैप्टर 1 सेट्स में क्लास 11th में, ठीक है। तो सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, टेबुलर फॉर्म क्या होता है, ये चीज़ आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो सो हमने लिखा x, y सच दैट x, y का मतलब ये जो पहला एलिमेंट है x, ये बिलोंग करेगा हमारे पहले वाले सेट से, और जो दूसरा एलिमेंट रहेगा ये हमारा बिलोंग करेगा दूसरे एलिमेंट से और दूसरे सेट से। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब रिलेशन यहाँ पर हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर लिखा y इक्वल टू 2x वेयर x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। क्लियर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे अलग अलग सेट हैं, पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो अब मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखती हूँ, तो ध्यान दें आप, y इक्वल टू 2x मतलब x की प्लेस पर जो भी हम एलिमेंट रखेंगे वो किससे रहेगा, हमारे a से। तो x की प्लेस पर सबसे पहला एलिमेंट हमने 1 रखा, तो जब x की प्लेस पर आप 1 पुटअप कर रहे हैं तो 2 1 जार कितना हो जाएगा 2, मतलब y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, ठीक। अब x की प्लेस पर हम 2 पुटअप करते हैं, क्योंकि 1 रख चुके हैं, अब 2 रखेंगे x की प्लेस पर, और x किससे बिलोंग कर रहा है, a से, तो 2। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 जार क्या हो जाएगा 4, मतलब y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3 रखते हैं तो 2 3 जार कितना हो जाएगा 6, ठीक, क्लियर। अगर और आगे बढ़ते हैं तो पहली बात तो यहाँ एलिमेंट ही नहीं है x में रखने के लिए, 3 थे तो तीनों हमने रख दिए, ठीक है। तो ये हमारा बन गया रिलेशन, यानी कि अगर टेबुलर फॉर्म में आप लिखते हैं तो इस तरह से आपका रहेगा, और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ये रिलेशन आपका रहेगा, ठीक है। रिलेशन किस किस के बीच में है, x और y के बीच में है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन हमारा आ गया। लेकिन अब आप एक चीज देखें, पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करना चाहिए, a से, और दूसरा एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए b से। तो अब आप देखें 1 a में है क्या, बिल्कुल है। 2 b में है क्या, नहीं है। 2 a में आ रहा है, मतलब ये जो चीज़ है ये इसमें नहीं आएगी। 2 4 को देखते हैं, 2 किस में आना चाहिए, सेट A में, और 4 किस में आना चाहिए, सेट B में। तो आप देख लो 2 A में है क्या, बिल्कुल है। 4 B में है क्या, बिल्कुल है, तो ये भी आ जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, 3 किसको बिलोंग करेगा, A को, 6 किसको बिलोंग करेगा, B को। तो 3 A में है क्या, बिल्कुल है, और 6 B में है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ये इसमें क्यों नहीं आएगी, क्योंकि x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। तो पहला जो एलिमेंट है ये किसको शो कर रहा है, x को, और दूसरा एलिमेंट y को शो कर रहा है, मतलब 1 बिलोंग करना चाहिए a से। तो 1 तो है, लेकिन जो 2 है वो b में है क्या, नहीं है, इसलिए ये वाली जो चीज़ है ये इसमें नहीं आएगी। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये हमारे इस रिलेशन में नहीं आएंगे, ठीक है।
तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये हमारा हो गया रिलेशन। अब हमको ये देखना है कि क्या ये रिलेशन इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको शो करके बता रही हूँ कि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट किस तरह से होता है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो मैंने हटा दिया, तो यहीं पर मैं लिख देती हूँ जल्दी से। ठीक है, तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट रहा ये, और ए और बी में रिलेशन रहा ये। अब आप देख लो, लेकिन एक ही चीज का ध्यान रखना है आपको कि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी उन दोनों सेट के बीच में है जिन दोनों के बीच में आपका रिलेशन है, ठीक है, क्लियर। तो अब आप देख लो कि क्या ये रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो 2 4 इसमें है क्या, बिल्कुल है। 3 6 इसमें है क्या, बिल्कुल है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो रिलेशन है ये इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक, क्लियर। एक रिलेशन और मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगी, इसको मैं हटा रही हूँ, ठीक है। इसको नोट करने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, सिर्फ हम एक बार समझ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। एक रिलेशन और ले लेते हैं, x इज लेस देन y वेयर x इज बिलोंग्स टू a, y इज बिलोंग्स टू b। तो अब इस तरह का रिलेशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहला एलिमेंट लेंगे a का, ठीक है। इस एलिमेंट के साथ इसका रिलेशन देखते हैं। तो 1 और 4 में रिलेशन देखेंगे, फिर 1 5 में, 1 6 में। तो अब आप यहाँ पर ये देखो कि a का पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से छोटा है क्या, क्योंकि x इज लेस देन y और x जो है वो छोटा रहेगा, ठीक है। तो a से हमको मिलेगा x क्योंकि पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, a को, ठीक, और y बिलोंग करेगा b को, ठीक। सो यहाँ पर हमने पहला एलिमेंट लिखा 1, ठीक है, और b के हम सारे एलिमेंट लिख लेते हैं 1 4 1 5 1 6। अब आप देख लो x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, ठीक। सभी जगह x y से छोटा है, पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है, ठीक है। तो ये इसमें आएगा सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये है कि x इज लेस देन y, ठीक। और देखते हैं आप, पहला एलिमेंट हो गया इसका, आप दूसरा एलिमेंट उठाते हैं। सो 2 4 2 5 2 6। तो अब आप देखो 2 इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 6, तो ये तीनों भी इसमें आएंगे। 3 को देखते हैं, तो 3 4 3 5 3 6, 3 4 3 5 3 6। तो 3 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 6, तो ये भी इसमें आएंगे। अब आप देखो क्या ये रिलेशन R में जो एलिमेंट है वो आपके A क्रॉस B में आ रहे हैं। तो देखो ये भी आ रहा है, 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 ये भी और ये भी। कहने का क्या मतलब हुआ, सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, मतलब R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सबसेट एंड इक्वल भी लगाते हैं, ठीक है। इक्वल मतलब वो इक्वल भी हो सकता है और उसके कुछ एलिमेंट भी उसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक, क्लियर। अब फाइनली हम आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमको 12th क्लास में पढ़नी है, वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। बाकी डोमेन, रेंज, कोडोमेन तो आपको पता ही होगा, जल्दी से मैं बता देती हूँ यहाँ पर। डोमेन, डोमेन क्या होता है, जो आपका जो भी रिलेशन है, ठीक है, ये आपका रिलेशन है ये। तो रिलेशन में जो आपकी एक्स वैल्यू होती है ना, वो आपका होता है डोमेन, ठीक। या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनको ऑर्डर्ड पेयर ही कहते हैं। पहला जो रहेगा एलिमेंट वो रहेगा पहले वाले सेट से, दूसरा एलिमेंट रहेगा दूसरे वाले सेट से, तो इसलिए हम इनको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर की जो फर्स्ट वैल्यू होती है या फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो रहेगा, अगर आप उसको एक सेट के फॉर्म में लिख दो तो वो बन जाता है हमारा डोमेन, ठीक है, क्लियर। तो अगर एलिमेंट्स हैं छोटे छोटे, कुछ कम है, तो उनको सेट के फॉर्म में लिख दो। अदरवाइज अगर इनफाइनाइट या रियल नंबर पे जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम इस तरह से शो कर देते हैं, या फिर रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, इस तरह से हम शो कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि इस तरह से है, कुछ कम ही नंबर है, तो हम डोमेन को लिख देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो आपकी एक्स वैल्यूज होती हैं या फिर ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट वैल्यू, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपका हो जाएगा डोमेन। तो यहां से अगर आप देखें, जैसे ये रिलेशन है, तो ये पहली वैल्यू जो रहेगी
तो अब देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे हम, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को एक बार लिखेंगे। तो डोमेन हो जाएगा इस रिलेशन का ये। रेंज में उल्टा है, ऑर्डर्ड पेयर की जो सेकंड वैल्यू होती है, मतलब ये 4 5 6, यहाँ पर 4 फिर से आ गया, 5 6 4 5 6, तो रेंज हो जाएगी आपकी 4 5 6, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर डोमेन, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रेंज। अब करते हैं कोडोमेन की बात। तो कोडोमेन में कुछ नहीं है, जो रिलेशन आपका डिफाइन है A to B, तो ये जो सेकंड वाला आपका सेट होता है वो होता है आपका कोडोमेन। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जो रिलेशन होता है हमारा वो A to A डिफाइन होता है, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम कोडोमेन। क्लियर, ठीक है। तो डोमेन हो गया, रेंज हो गया, और कोडोमेन क्या होता है हमारा, जो सेट बी होता है ना दूसरा वाला, वो होता है हमारा कोडोमेन, ठीक है। इमेज प्री इमेज आपको पता ही है कि मान लीजिए अगर हम किसी एक ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं, यहाँ पर समझा देती हूँ। मान लो एक ऑर्डर्ड पेयर है 2, 3, ठीक है। तो इसकी इमेज रहेगी ये, तो 3 इज द इमेज ऑफ 2 और 2 इज द इमेज प्री इमेज ऑफ 3। तो कहने का मतलब ये है कि ये है इमेज ऑफ 2, ठीक, और ये है प्री इमेज ऑफ 3। क्लियर, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर टाइप्स ऑफ रिलेशन को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपकी एक्सरसाइज आसानी के साथ हो जाएगी, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है और आप इस टॉपिक को ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन कोई भी टॉपिक मैं यही कहूँगी, छोड़ना नहीं है। एक बार नहीं बनता है तो 2 बार करो, 2 बार नहीं बनता है तो आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर बन जाएगा, ठीक, क्लियर। तो इसमें तो कुछ नोट करने लायक है नहीं, बट फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी बहुत ही ज़्यादा रफली मैंने ये चीज़ समझाई है, क्योंकि ऑलरेडी हम ये चीज़ कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। तो अगर आपकी एनसीईआरटी बुक की बात करें तो उसमें एम्प्टी रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है, यानी 4 डेफिनेशन है। पहली है एम्प्टी रिलेशन की, दूसरी है यूनिवर्सल रिलेशन की, तीसरी जो डेफिनेशन है उसमें जो 3 रिलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको वही समझा रही हूँ, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन मैं इसके बाद में समझाऊंगी, क्योंकि अभी जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हम उसको समझेंगे, ठीक है। तो कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कैसे होगा ये हमको देखना है यहाँ पर। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, रिफ्लेक्सिव इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि लेट सपोज हमारे पास एग्जाम्पल ही समझते हैं, डेफिनेशन आप बाद में देखेंगे तो आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। पहले डेफिनेशन देखेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेट सपोज हमारे पास कोई एक सेट है ए, ठीक है, और रिलेशन जो डिफाइन है वो इन अ सेट ए, यानी सेट ए पर ही डिफाइन है, मतलब ए टू ए ही डिफाइन है, ठीक है। तो एक सेट हमारे पास ए है, ए, इसके एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और कोई रिलेशन है। लेकिन वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कैसे होगा मैं आपको ये समझा रही हूँ। तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव उसी कंडीशन में होगा जब जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है, ठीक है, जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है उसका हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए जो है उसका जो पेयर बनेगा उसके रिफ्लेक्शन के साथ ही बनेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ए का हर एक एलिमेंट की बात हो रही है, तो पहला एलिमेंट है 1, तो 1 का रिफ्लेक्शन 1 ही होगा, यानी उस एलिमेंट का पेयर उस खुद एलिमेंट के साथ ही बनना चाहिए, ठीक। दूसरा एलिमेंट क्या है 2, तो 2 का जो पेयर बनेगा वो 2 के साथ ही बनना चाहिए, ठीक है। 3 है यहाँ पर, तो 3 का जो पेयर है वो 3 के साथ ही बनना चाहिए। तो इस तरह का अगर कोई रिलेशन है जिसमें क्या हो रहा है, जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है उस सेट का हर एक एलिमेंट जो है इस तरह से डिफाइन हो, यानी x, x के फॉर्म में या a, a के फॉर्म में होना चाहिए, और हर एक एलिमेंट का होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर इन तीनों एलिमेंट में से किसी एक का भी पेयर यहाँ पर नहीं होता तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा,
क्लियर, समझ में आ गई बात। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा समझाते जा रही हूँ, बाद में हम क्या करेंगे, एक साथ कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उन सभी से हम देख लेंगे एक बार अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल से, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, किस कंडीशन में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया कि अगर कोई रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो किस कंडीशन में। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 होता और 5 भी होता, ठीक है, ठीक, और यहाँ पर सिर्फ हम 1 का लिखते, 2 का लिखते और 3 का है, 4 और 5 का नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके हर एक एलिमेंट को इसी फॉर्म में लिखा होना चाहिए, 4 4 5 5, ये जरूरी है। बाकी इसके साथ अगर कोई और एलिमेंट्स का पेयर है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, रिफ्लेक्सिव रहेगा, लेकिन कंडीशन यही है कि जितने सारे एलिमेंट हैं उन सभी को इस फॉर्म में लिखा होना जरूरी है। 1 का 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3, 4 का 4 4, 5 का 5 5, और साथ में अगर कोई और एलिमेंट भी है, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा है 4 6 सॉरी 4 1 लिखा हुआ है, 3 2 लिखा हुआ है, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ जो एलिमेंट है उनका रिफ्लेक्शन होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का उसके रिफ्लेक्शन के साथ पेयर होना चाहिए। तो 1 का रिफ्लेक्शन 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, यानी सेम एलिमेंट का पेयर होना चाहिए। ठीक, तभी जाके वो जो रिलेशन है वो होगा रिफ्लेक्सिव। ठीक, अब मैं इसकी यहाँ पर डेफिनेशन लिखती हूँ। ठीक, समझ में आई बात। इफ x कॉमा एक्स, कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर x एलिमेंट है उसके साथ x का ही पेयर बनना चाहिए, बिलोंग्स टू R, रिलेशन में अगर x कॉमा एक्स है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, तभी जाके वो रिलेशन होगा क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर, समझ में आ गई बात है ना। और इससे भी मैंने आपको समझा दिया, तो थोड़ा बहुत और क्लियर हो ही गया होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। तो सिर्फ आपको यही देखना है, अगर आपको बोल दिया कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो आप देख लो कि 1 का है क्या, 2 का है क्या, 3 का है क्या, 4 का है क्या, 5 का है क्या, साथ में कुछ और भी है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सारे के सारे एलिमेंट हैं उनका रिफ्लेक्सिव यहाँ पर मतलब रिफ्लेक्शन के साथ पेयर इनका होना जरूरी है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। अब हम देखेंगे सेकंड हमारा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन, इसके लिए भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे, तो ये वाला एग्जांपल मैं हटा देती हूँ। सो सिमेट्रिक रिलेशन, जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, सिमेट्री, किसी भी चीज की सिमेट्री। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रिलेशन है, ठीक है, सेट ए है, ए के एलिमेंट है 1 2 3, और मान लीजिए मैंने जो रिलेशन डिफाइन किया है वो ए टू ए ही है, रिलेशन ए टू ए है, मतलब पहला एलिमेंट भी ए से, दूसरा एलिमेंट भी ए से। ठीक, तो जैसे यहाँ पर जो रिलेशन है वो किस तरह से होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है 1 1 1 2 1 3, ठीक है, 2 1 2 2 2 3। ठीक, क्लियर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक रिलेशन ये लिया है, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा कैसे, ये हम कैसे देखेंगे, तो सीधी सी बात है, सिमेट्री तो 1 1 को देखें तो 1 1 की सिमेट्री तो 1 1 ही हो जाएगी। ठीक है, शायद आपको इससे समझ में नहीं आएगा, 1 2 से समझते हैं, तो 1 2 की जो सिमेट्री है वो हो जाएगी 2 1। तो क्या 2 1 इसमें है, तो 1 2 की सिमेट्री है इसमें। ठीक, 1 1 का तो 1 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब 1 3 पे आते हैं, तो 1 3 की सिमेट्री क्या होगी, 3 1। तो 3 1 इसमें है, नहीं है, और नहीं है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें होता, लेट सपोज कि 3 1 है, तो 1 3 की सिमेट्री है ये 3 1। ठीक, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, 2 1, सॉरी ये तो हो गया ना। इसके बाद 2 2, तो 2 2 का 2 2 ही रहेगा, 2 3 का 3 2 होना चाहिए। इस तरह से सारी चीजें चलेंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर रिलेशन में a कॉमा बी है एलिमेंट, तो b कॉमा ए भी होना चाहिए, अगर वो सिमेट्रिक रिलेशन है तो। समझ में आई बात।
ठीक है, कि 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का जो सिमेट्री है वो होना चाहिए। तो 1 1 का तो 1 1 ही हो जाएगा, ठीक है। 1 2 का 2 1 तो 2 1 है, 1 3 का 3 1, ठीक। 2 2 का तो 2 2 रहेगा, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर चलेंगी, समझ में आई बात। और 2 1 का 1 2 ये रहा, ठीक। 2 2 का 2 2, 2 3 का 3 2, 3 1 का 1 3, 3 2 का 2 3। इस तरीके से होना चाहिए एलिमेंट उसके अंदर। अगर एक्स्ट्रा रहेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर कोई एलिमेंट है तो इसका ये जो सारे के सारे यहाँ पर हैं एलिमेंट, इनमें हमको देखना है कि 1 1 की सिमेट्री तो 1 1 ही है, 1 2 की 2 1 है, 1 3 की 3 1 है, इस तरीके से चेक करना है। अगर एक एलिमेंट का भी सिमेट्रिक एलिमेंट यहाँ पर नहीं है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक तो समझ ही गए ना, क्लियर, ठीक। चलो, सो अब मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ। समझ में आई बात कि अगर एक्स वाई कोई एलिमेंट है रिलेशन में तो वाई एक्स भी उस रिलेशन में होना चाहिए, ठीक। और ये जो एलिमेंट रहेंगे एक्स वाई, वाई एक्स, ये किससे बिलोंग करने चाहिए, हमारे सेट से जिस पर हमारा रिलेशन डिफाइन, ठीक है। तब वो रिलेशन होगा सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक। समझ में आ गई बात। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है कि 1 है, ठीक है। अगर हमारे सेट में तो 1 का 1 1 होना चाहिए, 2 का 2 2, 3 का 3 3, 4 का 4 4, ठीक है। और सिमेट्रिक में क्या है कि एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तभी जाके वो रिलेशन होगा सिमेट्रिक रिलेशन, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांजिटिव पे, इसको मैं हटा देती हूँ। और इन तीनों रिलेशन को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर ये तीनों आपको बन गए तो पूरी आपकी एक्सरसाइज 1.1 आसानी के साथ आप कर लेंगे। और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ क्लास 12th में ही नहीं, आगे भी जब आप पढ़ेंगे और इस टॉपिक को तो ये हर जगह आपके काम में आएंगे, ठीक है। चलो, सो अब कोई अगर रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा, उसकी कंडीशन क्या है, तो सीधी सी बात है कि इफ x, y बिलोंग्स टू R, एक्स वाई रिलेशन में है, ठीक है, और y z भी आपके रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, यानी ऐसे दो एलिमेंट अगर आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, कैसे कि एक्स वाई और y पे खत्म हुआ है तो अगला जो एलिमेंट रहेगा वो y से स्टार्ट होगा, y z। समझ में आई बात। जैसे 1 2 रिलेशन में है और 2 से खत्म हुआ है, और यहाँ पर मान लो 2 4 है, सिर्फ ये लास्ट का और यहाँ स्टार्टिंग का हमको देखना। अगर ऐसे दो एलिमेंट आपके रिलेशन में हैं, ठीक, तब उस कंडीशन में आपको चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। तब उस कंडीशन में इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट भी पेयर में उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी जाके आपका रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। समझ में आई बात। यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड से हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसलिए मैंने आपको समझाया कि यहाँ है एक्स वाई, वाई पे एंड हो रहा है तो अगला एलिमेंट वाई पे स्टार्ट होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई एलिमेंट, दो एलिमेंट हैं, ये पूरा पेयर है, ये पूरा पेयर है, हमको पता है, ठीक है ना, एक्स और वाई का पेयर है ये, ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन है तो ये एक ही एलिमेंट, ठीक, कहलाएगा तो पूरा का पूरा एक एलिमेंट। तो ये एलिमेंट अगर रिलेशन में है और ये वाला एलिमेंट भी रिलेशन में है, तो उस कंडीशन में ये जरूरी है कि ये पहला एलिमेंट यानी कि x, देन x कोमा और इसका लास्ट z ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, ऑल्सो बिलोंग्स टू R। यानी जो भी रिलेशन रहेगा उसमें कंडीशन है कि अगर मान लीजिए रिलेशन में एक्स वाई है और वाई जेड भी है तो एक्स जेड भी उसमें होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ एक्स वाई अगर रिलेशन में है और वाई जेड नहीं है, मान लीजिए कोई रिलेशन में से 1 2 है और 2 4 है ही नहीं, तो आपको 1 4 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर एक्स वाई है और फिर वाई जेड भी है, तो फिर कंडीशन ये है कि एक्स और जेड भी होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए कि अगर एक्स वाई वाई जेड होने पे
अगर एक्स जेड नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर अकेला एक एलिमेंट है और ये नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, दो है तो तीसरा होना चाहिए, लेकिन जब दो ही नहीं है तो तीसरा होने का हम चेक क्यों करें। ठीक, तो एग्जाम्पल करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझते हैं, फिर तीनों के लिए कुछ एक साथ एग्जाम्पल लेंगे और उसको हम समझेंगे। ठीक, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा सेट है ए और जो हमारा रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि वो ए टू ए डिफाइन। ठीक है, मतलब पहला एलिमेंट भी ए से, दूसरा एलिमेंट भी ए से। आप ध्यान दें कि कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, कंडीशन क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पर है, ठीक है, इस तरह से ये रिलेशन है। अब ये ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा कैसे चेक करेंगे। तो देखो 1 1, तो 1 पे एंड हुआ। अब हमको ये देखना है कि 1 पे अगर एंड हुआ है तो 1 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट ये है। ठीक है, क्लियर। तो 1 से स्टार्ट होने वाला है, मतलब कि ये एलिमेंट और हटा दो। अब बचे कौन से, 1 2। तो क्या 1 2 इसमें है, तो हाँ ये 1 2 खुद ही इसमें है। ट्रांजिटिव मतलब यहाँ तक है। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का चेक हो गया, पहले वाले का चेक हो गया। अब दूसरे को देखते हैं हम कि 1 2 है, 2 से स्टार्ट ये हो रहा है, मतलब 1 3 इसमें होना चाहिए। तो हाँ 1 3 इसमें है, मतलब ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये है 1 3, तो 1 3 है। ठीक, लेकिन 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है क्या। देखो ये भी 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये भी 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये भी 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये ट्रांजिटिव हो गया। समझ में आई बात क्लियरली। ठीक है, तो बस हमको इसी तरीके से देखना है कि अगर 1 1 है, ठीक, जैसे कि ये है x और ये है y। अब y ये है तो ये भी तो 1 है, तो ये भी तो y होगा, और ये जो 2 है ये हमारा z हो गया। x y y z, x y y z, और y की वैल्यू देख लो आप, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो सेम होना चाहिए। एंड जहाँ पे हो रहा है स्टार्ट भी उसी से होना चाहिए। ठीक है, मतलब x z इसमें होना चाहिए, मतलब 1 2 होना चाहिए। तो 1 2 तो ये खुद ही है। ठीक, तो मतलब चीज सेटिस्फाई हो गई यहाँ पर, मतलब हाँ इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पर ट्रांजिटिव हो गया। अब आगे चेक करेंगे हम, तो 1 2 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो 1 2 के लिए चेक करते हैं, तो 2 पे ये एंड हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों को हटाओ, बचा कौन, 1 3। कहने का क्या मतलब हो कि 1 3 यहाँ होना चाहिए, तो 1 3 ये रहा। ठीक, इससे भी चेक हो गया। अब आते हैं हम 2 3 पे। ठीक, 2 3, तो अब आप ये देखो कि क्या कोई 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या। देखो ये भी 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर होता, मान लीजिए कि यहां पर ये 3 1 होता। ठीक, ठीक, 2 3 है, 3 पे एंड हो रहा है, 3 से स्टार्ट ये हो रहा है, मतलब कि यहां पर आपका 2 1 होना चाहिए। ठीक है, 2 3 है, 3 1 है, तो 2 1 भी होना चाहिए। तो 2 1 है क्या यहाँ पे, नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये तो 1 3 था, तो हमने देखा 2 3, 3 पे एंड हो रहा है, 3 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये है और ये है, अगर ये दोनों है तो ये जरूरी है होना। अगर ये अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चेक नहीं करना है, वो ट्रांजिटिव हो जाए। ठीक, क्लियर। चलो, सो आई होप कि ये तीनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों, और इनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब एक चीज और, जैसे कि ये तीनों रिलेशन आपकी थर्ड वाली डेफिनेशन में है बुक की। अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो जो आपकी थर्ड डेफिनेशन है उसमें ये तीनों रिलेशन हैं। ठीक है, जो फोर्थ रिलेशन है वो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। सो जो इक्विवेलेंस रिलेशन है उसमें कुछ नहीं है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो वो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन, सिंपल। ठीक है, तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आपको उसमें चेक करना होगा कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर तीनों चीजें सेटिस्फाई होती हैं, तीनों रिलेशन इसमें सेटिस्फाई होते हैं, मतलब ये इक्विवेलेंस है। और अगर एक रिलेशन भी सेटिस्फाई नहीं होता है, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक,
बाकी एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने बुक के अकॉर्डिंग देखे हैं, तो थर्ड वाला रिलेशन और फोर्थ वाला रिलेशन समझ लिया है। ठीक है, इनको अभी हम और एग्जाम्पल से समझेंगे। बाकी पहला जो रिलेशन है वो है एम्प्टी रिलेशन, दूसरा रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो अभी मैं इसको हटा रही हूँ, बाकी इन तीनों चारों को हम एक बार और एग्जाम्पल से अभी समझेंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटा रही हूँ। बाकी अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन बहुत ही सिंपल है। तो जिस तरीके से आपने क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स में पढ़ा था एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट में क्या होता है, कुछ नहीं, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इसी तरीके से जो एम्प्टी रिलेशन रहेगा उसमें भी यही रहेगा कि अगर कोई रिलेशन आर है तो वो इक्वल टू रहेगा 5, या फिर कर्ली ब्रैकेट बना दो और उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। तो ये इस तरह का जो रिलेशन रहता है, ये रिलेशन होता है एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, और यूनिवर्सल रिलेशन की बात करें तो यूनिवर्सल सेट आपने पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसके अंदर सारे के सारे सेट आ सकते हैं, मतलब सारे के सारे सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यूनिवर्सल रिलेशन की हम बात करें तो जो भी आपका यूनिवर्सल रिलेशन रहेगा, यूनिवर्सल रिलेशन रहेगा वो रहेगा आपका, देखो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे के सारे रिलेशन होते हैं। जो भी दो सेट है, मान लीजिए सेट ए और सेट बी है, इसके अंदर कोई एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर है 4 5 6। ठीक है, इनका अगर हमने मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो इसके अंदर सारे के सारे रिलेशन आ जाएंगे ए और बी के एलिमेंट के। ठीक है, और जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही तो सबसेट होता है। ठीक है, तो अगर हमारा रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है तो वो रिलेशन होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब कि उसके अंदर सारे के सारे रिलेशन आ जाएंगे ए और बी के एलिमेंट के। ठीक, तो बुक की लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो बुक में तो आपके एक ही सेट की बात हो रही है कि एक ही सेट का रिलेशन जो है उसी के एलिमेंट के साथ है। तो बात यह है, इसमें भी देखें तो सेट ए से सेट ए के रिलेशन की बात हो रही है। तो एम्प्टी रिलेशन में क्या होगा कि ए का कोई भी एलिमेंट, ए के कोई भी एलिमेंट से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं होगा, तब वो जो रिलेशन है वो रहेगा एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन की बात करें तो ए का हर एक एलिमेंट, ए के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा। इस तरह का जो रिलेशन है वो यूनिवर्सल रिलेशन रहेगा। यानी कि इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हम दो अलग अलग ही ले लेते हैं सेट, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ए के एलिमेंट है 1 2 3, बी के हैं 4 5 और 6। कहने का मतलब यह है कि ए का कोई भी एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अब जब रिलेशन ही नहीं होगा तो उस रिलेशन में कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, और जब कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा मतलब वो क्या रहेगा, आपका एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन की बात करें तो ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, उस कंडीशन में रिलेशन होगा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो जो आपकी बुक है, बुक में आप डेफिनेशन देख ही लेंगे एम्प्टी रिलेशन की और यूनिवर्सल रिलेशन की। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बस कंडीशन ये है कि एम्प्टी रिलेशन में बस यही है कि जो भी रिलेशन रहेगा वो इक्वल टू रहेगा फाई, और फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, और जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है उसमें तो वो ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होता है रिलेशन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो अब हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं और समझ रहे हैं। बाकी इन दो डेफिनेशन को मुझे थोड़ा सा बताना था, डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी तो आप वहाँ से कर ही सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अब हम लेंगे एग्जाम्पल और समझेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को। ठीक, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, जो हमारा सेट है वो सेट ए है। ठीक है, इसी सेट पे हमारे ये सारे के सारे जो रिलेशन है वो डिफाइन है। ठीक है, और उसी से हमने ये सारे के सारे रिलेशन यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो मैंने इनको टेबुलर फॉर्म में ही लिखा है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम इस पहले रिलेशन में ये देखेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ज़रूरी क्या होता है कि जिस भी सेट के लिए
रिलेशन, जिस भी सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है उस सेट के सभी एलिमेंट जो हैं वो इस फॉर्म में होना चाहिए। जैसे 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, और यहाँ पर है, मतलब पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक, दूसरे रिलेशन को देखते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो इसमें एलिमेंट देख लेते हैं 1 2 3, तो 1 का भी रिफ्लेक्शन होना चाहिए उसी के साथ पेयर, 2 2 3 3। ठीक है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव है। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 भी है। ठीक है, तो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेन हमारा काम है रिफ्लेक्सिव के लिए कि जिस भी सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है उसके सारे के सारे एलिमेंट इस फॉर्म में होना चाहिए। 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 और 5 भी होता, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया 4 5, ठीक है, तो यहाँ पर 4 4 नहीं है, 5 5 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हमने सिर्फ 3 तक ही लिए हैं, ठीक है, तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बाकी इसके साथ अगर कुछ और भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन काम क्या है कि जो सारे एलिमेंट है वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के रिफ्लेक्शन के साथ उसका पेयर होना चाहिए। ठीक, तो 1 2 3 है तो 1 2 3, 1 1 2 2 3 3, बाकी कोई भी है कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी रिफ्लेक्सिव है। ठीक, अब थर्ड वाला भी देखते हैं। तो 1 का 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3, इसमें कहीं पर भी नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, तो तीनों में 3 एग्जाम्पल लिए, तीनों में हमने समझ लिया किस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव है और किस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, अब दूसरा हमारा जो रिलेशन है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसमें चेक करेंगे तो 1 1, तो जो सेम रहते हैं उनमें तो वही का वही सिमेट्रिक हो जाएगा उसका। ठीक है, तो 1 1 का सिमेट्रिक 1 1, 2 2 का 2 2, 3 का 3 3 3, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक, अब यहां पर देखते हैं तो 1 1 का सिमेट्रिक 1 1 ही है, 2 2 का 2 2 ही है, 3 3 का 3 3 है, 1 2 का, अब जैसे अलग अलग हो जाते हैं तब ध्यान देना है, 1 2 का 2 1, 1 2 का 2 1 मतलब कि 1 2, तो अब स्टार्ट होना चाहिए, जैसे इधर जा रहे हैं तो अब ऐसा आना चाहिए, तो 1 2 मतलब 2 1 होना चाहिए, है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1 3 तो 3 1 होना चाहिए, है, इसका ये है, इसका ये है। 2 3 का 3 2, तो 3 2 कहीं है क्या, देखो जरा, नहीं है, 3 2 कहीं पर भी नहीं है, तो ये सिर्फ एक जो है इसका यहाँ पर रिफ्लेक्शन, सॉरी, इसकी सिमेट्री नहीं है। ठीक है, जैसे 1 2 की सिमेट्री 2 1, तो 2 3 का 3 2 होना चाहिए था, बट 3 2 नहीं है। तो यहाँ पर देखो सारे के सारे जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर थे ऑलमोस्ट सबका था, सिर्फ एक का नहीं था, सिर्फ इसकी वजह से ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अगर इसमें 2 3 के साथ 3 2 भी मिल जाता तो ये सिमेट्रिक हो जाता, बट क्योंकि नहीं है इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, तो सिमेट्रिक को एक बार और देखें, 1 1 का तो 1 1 ही हो जाएगा, 2 2 का 2 2, 3 का 3 3 का 3 3, फिर 1 2 का सिमेट्री 2 1, 1 3 का 3 1 होना चाहिए तो है, 2 3 का 3 2 होना चाहिए बट नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक, अब आते हैं इस पे सिमेट्रिक के लिए, तो 1 1 का 1 1, 2 2 का 2 2, 2 3 का 3 2, तो यहीं पर ही देख लो काम खत्म हो गया। ये जो 2 3 है इसका 3 2, यानी इसका उल्टा नहीं है यहाँ पे। ठीक, बाकी देखो 1 3 का 3 1 था और 2 1 का 1 2 भी नहीं है। ठीक है, तो हालांकि अगर एक भी नहीं है तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये जो रिलेशन है ये भी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। सो अब आते हैं लास्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि अगर दो चीजें हैं तो तीसरी होनी चाहिए, और दो ही नहीं है तो तीसरी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 1 1, तो लास्ट में 1 है, मतलब 1 से स्टार्ट होने वाला पेयर देखें तो 1 से स्टार्ट ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, मतलब अकेला ही है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिटिव है। अब दूसरे के लिए देखते हैं हम 2 2, तो लास्ट में 2 है, मतलब स्टार्ट 2 से होना चाहिए, तो ये भी 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये भी 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब दो नहीं है, पहला है बट दूसरा ही नहीं है, तो तीसरा कैसे चेक करेंगे। ठीक, 3 3, तो 3 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं, तो मतलब ये ट्रांजिटिव
हो ही गया। मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स वाई है रिलेशन में, ठीक, और वाई जेड भी है रिलेशन में, तब जाके हमको चेक करना है कि एक्स जेड होना चाहिए, तब ट्रांजिटिव। लेकिन अकेला ये ही है, ये है ही नहीं है रिलेशन में, तो इसको कहां से हम लाएंगे? ठीक, क्लियर। तो इस रिलेशन में अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही यही वाली कंडीशन है, ना तो ये है ना ये नहीं है, तो ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हो गया ट्रांजिटिव। ठीक, इसको चेक करते हैं। तो 1 1, तो लास्ट में 1 आ रहा है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला देखते हैं, ये रहा। तो अब आप देख लो क्या क्या होना चाहिए हमारा। पहला ये 1 है और इसका लास्ट है 2, तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 ये खुद है। ठीक, मतलब इसका काम खत्म। अब आते हैं 2 2 पे। 2 2 मतलब लास्ट में 2 आ रहा है, तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, ये है हमारा। ठीक है, देखो एक्स वाई, तो वाई जेड, वाई पे एंड हो रहा है तो वाई से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरीके से 2 पे एंड हो रहा है तो 2 से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब होना क्या चाहिए पेयर हमारा, इसका पहला और इसका दूसरा। ठीक है, तो 2 1, तो 2 1 तो ये खुद ही है, मतलब इसका काम भी खत्म, ट्रांजिटिव है यहां तक। तो अब आगे चेक करते हैं और। ठीक है, 3 3, तो लास्ट में 3 आ रहा है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला ये रहा। ठीक है, मतलब अगला जो, देखो दो चीजें हैं तो तीसरी चेक करनी पड़ेगी। तीसरी क्या आनी चाहिए, 3 1, तो 3 1 तो ये खुद ही है, तो मतलब ये भी पास हो गया ट्रांजिटिव के लिए। अब आते हैं हम 1 2 पे। तो 1 2, 2 पे लास्ट हो रहा है और ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 1 होना चाहिए। तो 1 1 तो हमारा पहले ही है, तो ये भी पास हो गया ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम 2 1 पे। तो 2 1, 1 पे लास्ट है, तो ये 1 पे स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखो 2 3 होना चाहिए यहाँ पे, तो 2 3 ये रहा है, मतलब ये भी पास हो गया ट्रांजिटिव के लिए। ठीक, अब आते हैं 1 3 पे। तो 3 पे लास्ट हो रहा है, तो ये 3 पे स्टार्ट हो रहा है। हमको ऐसे ही पेयर देखने हैं कि जिस पे जो एंड हो रहा है उसी से स्टार्ट होना चाहिए, ये हमको चेक करना है। अगर नहीं है तो वो ट्रांजिटिव है, हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं। अगर होता तो हमको आगे चेक करना होता। तो यहाँ पर है 1 3 3 1 है, तो क्या होना चाहिए 1 1, तो 1 1 देखो स्टार्टिंग में ही है, मतलब कि ये भी पास हो गया ट्रांजिटिव के लिए। अब 3 1, तो ये 1 पे एंड हो रहा है, तो 1 पे स्टार्ट होने वाला हमारा ये रहा। ठीक, 3 1 और 1 1, ठीक, मतलब ये 1 1 हटा दो, तो 3 1 3 1 तो ये खुद ही है, मतलब ये भी पास हो गया। ठीक, अब चलते लास्ट 2 3। 2 3, 3 से स्टार्ट होने वाला कौन है, ये रहा। ठीक है, ये पास हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ ना, तो इसके साथ देख रहे हैं हम। तो ये 2 3 है, यहाँ रफ में समझाती हूँ। 2 3, 2 3 के साथ वाला है 3 1। ठीक, मतलब इसको हटा दो, आप इसको हटा दो, तो पेयर किसका बनना चाहिए, 2 1 का। तो 2 1 है क्या इसमें, बिल्कुल है, मतलब ये भी पास हो गया। मतलब ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि इसमें एक्स वाई था और वाई जेड भी था, तो इन दोनों के साथ ये भी था। अगर ये अकेला रहे तो इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, समझ में आ गई बात। जैसे यहां पर हमने देखा था सिर्फ अकेला यही था, ये था नहीं, तो ये नहीं था, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं। अकेला ये है तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रांजिटिव अपने आप ही हो जाएगा वो। ठीक, क्लियर। तो अब देखेंगे लास्ट वाला। तो लास्ट वाला क्या है, 1 1 1 1, 1 पे एंड हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला ये रहा। ठीक है, मतलब 1 को हटा दो, 1 को हटा दो, बचा क्या 1 3। तो 1 3 है क्या इस पूरे रिलेशन में, ये खुद है 1 3, मतलब ये पास हो गया। 2 2 की बात करते हैं, तो 2 2 पे लास्ट हो रहा है, 2 पे ये स्टार्ट हो रहा है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो हमारा अगला जो पेयर है वो क्या होना चाहिए 2 3। तो 2 3 ये खुद है, मतलब ये भी पास हो गया ट्रांजिटिव के लिए। 2 3, 3 पे एंड हो रहा है, 3 पे स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, तो सिर्फ इन दोनों को देखिए, 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 यहाँ पर है। ठीक, ये है तो ये भी है, जैसे ये है एक्स वाई है और वाई जेड है, तो एक्स जेड भी होना चाहिए, तो एक्स से 2 जेड है 1,
तो x है 2, z है 1, तो यहाँ पर है ये, ठीक। तो ये भी पास हो गया ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। अब आते हैं 1 3 पे, तो 1 3 3 पे लास्ट है, ये 3 पे स्टार्ट है, तो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 ये स्टार्टिंग में ही है, ये भी पास हो गया। 3 1 2 1, तो ये 3 1 1 पे लास्ट हो रहा है, 1 पे कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, ये हो रहा है। तो देखो 3 1 3 1 और 1 पे स्टार्ट कौन हो रहा है, ये हो रहा है 1 1, ठीक है। तो क्या होना चाहिए हमारे पास, 1 को हटा दो, 1 को हटा दो, 3 1, तो 3 1 ये खुद है, ठीक। तो ये भी हो गया पास। अब आते हैं 2 1 पे, तो 1 पे स्टार्ट 1 1 ही हो रहा है, तो 1 1 को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए 2 1, तो 2 1 ये खुद है, ठीक। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये भी हो गया ट्रांजिटिव। अगर 2 1 के साथ हम 1 3 को लेते तो 2 3 होना चाहिए था, तो 2 3 भी है, ठीक है। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें देखनी। तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव, ठीक। तो समझ में आई बात, कैसे चेक करना है आपको, ठीक है। बाकी जब आप क्वेश्चन कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि जितने टाइप के क्वेश्चन आप करेंगे उतने टाइप से आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपसे पूछा जाता है कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो देखो ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसलिए ये जो पहला वाला रिलेशन है R1 ये है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। दूसरे वाले की बात करें तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो तीनों में से अगर एक भी चीज नहीं है ना तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। थर्ड वाले की बात करें तो इसमें भी दो नहीं है, एक है, यानी सिर्फ ट्रांजिटिव है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, इसलिए ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। बात समझ में आई क्लियरली, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका, अभी तो खैर हमने स्टार्ट ही किया है, तो ये तो इंट्रोडक्शन ही था आपका, रिलेशंस का ही था सिर्फ, कि हमको यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने थे। टाइप्स ऑफ रिलेशन आज की क्लास में हमने पढ़ लिए। ये एग्जाम्पल से भी हमने एक बार समझ लिया कि अगर थोड़ा बहुत आपको लग रहा हो कि अगर कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन आएगा तब हमको कैसे करना है, तो हमने यहाँ पर भी देख लिया और अच्छे तरीके से। बाकी एक्सरसाइज भी हम करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम। आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, मेन तो टाइप्स ऑफ रिलेशन ही हमको पढ़ना था, लेकिन क्योंकि ज़रूरी है कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये आपको आना चाहिए क्लास 11th में। हालांकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हमने उसको भी रिवाइज किया, टाइप्स ऑफ रिलेशन समझा, एग्जाम्पल समझे। सो आई होप कि आज की क्लास में जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।